एक समय की बात है, किशनपुर नाम का एक खुशहाल और संपन्न गांव था। यहाँ के सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन एक सुबह गांव के मुखिया ने अपना दरवाज़ा जब खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे के सामने कटा हुआ नींबू, लाल कपड़ा, सिंदूर, चूड़ी, कील और सुई चुभाई हुई भूतनी गुड़िया रखी हुई थी, जिसे देखते ही मुखिया आग बबूला हो गया और तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाकर पंचायत बैठाया और बोला, मेरे दरवाजे के सामने किसने ऐसा भद्दा मजाक किया है? जिसने किया है हाथ उठाए। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए मुखिया की आवाज फिर से गूंजी, देखो, जिसने भी ये गलती की है स्वीकार कर ले और कसम खाए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तो पंचायत उसको माफ कर देगी, नहीं तो उसको गांव से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। तभी मोटू चंद ने अपना हाथ उठाया। मुखिया जी, ये गांव के किसी भी आदमी का काम नहीं है। ये काम तो एक डायन का है जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर रहती है। तुमको कैसे पता? एक दिन मुझे शहर से गांव लौटते वक्त रात हो गई थी। लगभग 11 बजने को थे। मैं गांव के नजदीक बरगद के पेड़ के पास जैसे ही आया, अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई जिसने देखते देखते डायन का रूप ले लिया। और वो बोली, देखो, गांव में जाकर कह दो कि मुझे रोज एक आदमी खाने के लिए चाहिए, और अगर मेरी बात ना मानी तो सारे गांव को एक एक करके खत्म कर दूंगी। एक भी इंसान गांव में बच नहीं पाएगा। जाकर बोल देना। इसका उपाय क्या है? मुखिया जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जिनको बुलाकर हम इस गांव को मंत्रों द्वारा पूरे तरीके से बंधवा सकते हैं, जिससे वो डायन इस गांव में आ ही नहीं पाएगी। और अगर आने की कोशिश करेगी तो मंत्रों के द्वारा जो बंधा हुआ क्षेत्र है उसमें जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, बुलाओ बाबा को। गांव वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूरे गांव को मंत्रों द्वारा बंधवा देते हैं। करीब 10 दिन तक ये पूजा क्रिया चलती रहती है और इसके बाद सब निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन पूजा के दूसरे ही दिन फिर मुखिया और मुखिया के साथ साथ गांव के अन्य लोगों के दरवाजे पर वैसे ही सामान रखे रहते हैं जैसे पहले रखे हुए थे। और ये सिलसिला प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जिससे गांव वाले परेशान होकर दोबारा तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी को कह सुनाते हैं। देखो, मैंने तो अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव को अच्छे तरीके से बांध दिया था और कोई भूत प्रेत यहाँ पर फड़कने ना पाए, ऐसे मंत्रों का मैंने उच्चारण किया था। लेकिन ये जान लो कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, ये तुम्हारे गांव के ही किसी इंसान का काम है। अब गांव के सभी लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब गांव के सभी लोग पता लगाते लगाते थक जाते हैं, तब गांव के 2 लड़के राजू और रवि ये संकल्प लेते हैं कि हम उस इंसान का पता ज़रूर लगाएंगे जिसने इस गांव में उत्पात मचाया है। और एक रात को जब वो निकलते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि उनके ही गांव का लड़का, जिसका नाम मोटू चंद है, मुखिया के दरवाजे पर नींबू और गुड़िया रख रहा है। तो तुरंत वो जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो मोटू चंद दोनों को पकड़कर और उनका मुंह बंद करके घसीटते हुए दोनों को जान से मारने के लिए गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है। तब तक बरगद के पेड़ से अचानक ही डायन उतरती है और मोटू को पकड़ लेती है और कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने सारे गांव में झूठ मूठ में मुझे बदनाम कर दिया है। रोज रात को लोगों के दरवाजों पर गुड़िया और नींबू तुम ही रखते हो और लोग मुझ पर शक करते हैं। आज तुम्हें मारकर ये खेल ही खत्म कर दूंगी। डायन राजू और रवि को छोड़कर मोटू चंद को मारकर खा जाती है। राजू और रवि भय से कांपने लगते हैं और दोनों अपने मन में ये सोचते हैं कि आज ये डायन हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। डायन राजू और रवि के मन की बात भांप जाती है और कहती है,
आज तो मोटू को खाकर मेरे पेट को सुकून मिल गया। तुम लोगों को मैं कल खाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों को तोता बना देती है। तोता बनकर दोनों बरगद की डाल पे बैठ जाते हैं और डायन घूमने के लिए चल देती है। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाती है, दोनों तोते तेजी से उड़कर भागते हैं। पीछे मुड़कर डायन देखती है तो दोनों तेजी के साथ हवा में उड़ते उड़ते भाग रहे हैं। तो डायन तुरंत उनका पीछा करने लगती है। दोनों तोते उड़ते उड़ते जंगल में एक साधु की शरण में जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, बाबा जी, हमारी जान बचा लो। हम दोनों के पीछे डायन लगी हुई है, वो हम दोनों को मार कर खा जाएगी। आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपने शरण में ले लीजिए बाबा जी। दोनों तोते की बात सुनकर बाबा को दया आ जाती है और दोनों के सिर में सुई चुभोकर बाबा उन्हें गायब कर देते हैं। और कुछ ही देर में डायन दोनों तोतों को ढूंढते ढूंढते साधु बाबा के पास आ जाती है। साधु बाबा, क्या आपको इधर दो तोते दिखाई पड़े? देखो, मैं तो ध्यान में रहता हूँ। इधर बहुत से पंछी आकाश में उड़ते रहते हैं, पेड़ों पे बैठे रहते हैं। मुझे क्या पता उसमें से कौन से तुम्हारे तोते हैं, कौन से किसी और के। साधु की बात सुनकर डायन वहां से चली जाती है। रुक जाओ, मुझे लगता तुम वही खूनी डायन हो जो गांव वालों को परेशान करती हो, जो हर रोज गांव के एक इंसान को लाके खा जाती हो। लेकिन मैं एक साधु हूँ और मेरा काम इंसान के साथ साथ प्रेत आत्माओं की भी रक्षा करनी है। तो आज मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करता हूँ। ऐसा कहकर साधु हाथ में भस्म लेकर डायन पर फेंकता है, जिसके असर से डायन जलने लगती है। आग की लपटों के बीच डायन चिल्लाने लगती है, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो बाबा। मैं यहाँ से मुक्त नहीं होना चाहती, मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं होना चाहती। मुझे यहाँ बड़ा आनंद आता है। रोज गांव वालों को खाकर मेरा कलेजा ठंडा होता है। बाबा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त मत करो। डायन के चिल्लाने का असर साधु बाबा पर नहीं होता है और वो उसके ऊपर भस्म पर भस्म फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से डायन और तेज जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। और धीरे धीरे करते करते एक समय आता है जब डायन एकदम जलकर राख हो जाती है। जैसे ही डायन जल के राख होती है, राजू और रवि साधु बाबा के सामने प्रकट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को देखकर साधु बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपने गांव चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे होंगे। दोनों बच्चे गांव जाते हैं। दोनों बच्चों को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों, इतने दिन तुम लोग कहाँ थे? राजू और रवि गांव वालों को सारी घटना बताते हैं। राजू और रवि की बात सुनकर गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं। तो साधु बाबा उनसे कहते हैं, आप लोग गांव में एक मंदिर बनवाइए और पूजा पाठ कीजिए, गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। गांव वाले साधु बाबा की बात मानकर गांव में एक भव्य मंदिर बनवाते हैं और गांव में हमेशा मंदिर पर भजन कीर्तन और भंडारे होते रहते हैं और गांव के लोग ईश्वर की कृपा से खुशहाल हो जाते हैं। एक तांत्रिक समाधि में लीन है। उसी समय जोर जोर से चिल्लाते हुए एक औरत उसके सामने आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा, मुझे बचा लो। लेकिन तेरे पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं? पिछले जन्म में तूने बहुत से लोगों को मार दिया था, जिसके कारण वो आत्माएं इस जन्म में भी तेरा पीछा कर रही हैं। बाबा, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। उसी तरह इस समस्या का भी समाधान है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके लिए तुमको सबसे पहले डायन बनना होगा। डायन बनने के बाद जो भी आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, उन सब को तुम अपने बस में कर लोगी और जो जी में आएगा वो तुम उनसे करवा सकती हो। लेकिन डायन बनना इतना आसान नहीं है। डायन बनने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अमावस की हर काली रात को तुम्हें 2 बच्चों की बलि देनी होगी।
जब तुम लगातार 21 बच्चों की बलि दे दोगी तो शैतान तुम पर खुश हो जाएगा और तुम डायन बन जाओगी। तुम्हारे अंदर 100 शैतानों की ताकत आ जाएगी। मैं डायन बनने के लिए अब कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, अमावस की रात को बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आना। ओम फट स्वाहा, ऐसा कहकर बाबा हवन में घी डालता है। अब तुम यहां से जाओ, अति शीघ्र चली जाओ। औरत वहां से चली जाती है। कुछ ही दूर जाती है, तब तक आत्माओं की आवाज उसे फिर सुनाई देने लगती है। वो परेशान होकर अपने घर में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वहां भी नींद नहीं आती। बार बार अज्ञात आत्माएं उसे परेशान करती हैं। वो मरना चाहती है तो वो आत्माएं उसे मरने भी नहीं देती। आखिर ये फुलमतिया को हो क्या गया है? हमेशा अनाप शनाप बकती रहती है, अजब गजब हरकतें करती रहती है। लगता है इस पर भूत प्रेतों का साया है। अब वो औरत सोचती है कि अगर मुझे इन आत्माओं से मुक्ति पानी है तो मुझे बाबा के बताए हुए काम करने ही होंगे। और ऐसा सोचकर औरत गांव में बच्चे खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो खेलते हुए बच्चों को पकड़ पकड़ कर तांत्रिक के हवाले करने लगती है और गांव से बच्चों के गायब होने की सूचना दूर दूर तक फैल जाती है। फुलमतिया पागलों जैसी हरकत करती है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता। फुलमतिया बच्चों की बलि देती जाती है। उसके पीछे लगी हुई आत्मा और भी कष्ट देना शुरू कर देती है। फुलमतिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बदन पर कोई जोर जोर से मार रहा है। फुलमतिया चिल्लाने लगती है। फुलमतिया, तू क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? रात को सबकी नींद खराब हो जाती है, कोई भी सो नहीं पाता। अगर तुमको चिल्लाना ही है तो गांव से बाहर जाकर ऐसी हरकतें करो ताकि किसी की भी नींद खराब ना हो। सुबह सबको काम पर जाना होता है। रात में अगर नहीं सोएंगे तो सुबह हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तुम तो परेशान हो ही, गांव वालों को भी परेशान करती हो। अगर तुमने कल से गांव में चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देंगे। मुझे तुम लोग गांव से क्या निकालोगे? मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन आज तो मेरे जाने के बाद आज तो बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कल तुम भी गायब हो जाओगे। शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे मुझे पागल बना दिया वैसे ही तुम लोगों को भी पागल बना देगा। अरे कौन सा शैतान? कैसा शैतान? तू इस शैतान के बारे में क्या जानती है? अगर गांव में शैतान नहीं आता है तो फिर बताओ बच्चों को कौन ले जाता है? मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुम लोगों को सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल से फिर गांव में नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर फुलमतिया गांव से चली जाती है। गांव वाले अमन चैन से सोने लगते हैं। डायन की सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा के बताए गए पहाड़ों के बीच सुनसान जगह पर जाती है और आत्माओं का आह्वान करने लगती है। तांत्रिक बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगती है। उसकी साधना रंग लाती है और धीरे धीरे एक एक करके उसके सामने शैतान प्रकट होने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र से वो सभी शैतानों को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि वो अब तक 20 बच्चों की बलि चढ़ा चुकी थी। सबसे बड़े शैतान को खुश करने के लिए उसे अब 21वें बच्चे की तलाश थी। 21वें बच्चे की बलि देते ही वो सिद्ध डायन बन जाती। अब फुलमतिया ने गांव में जाना छोड़ दिया था, इसलिए उसका बच्चे हासिल करना मुश्किल हो गया था। एक दिन दैवी शक्तियों से भरा हुआ एक बच्चा उसके सिद्धि स्थल की तरफ अपने आप चला आता है। उसके पूजा के सामान के साथ खेलने लगता है। पूजा के सामान को जैसे ही वो इधर उधर बिखेरता है, फुलमतिया चली आती है और कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, लेकिन नटखट भी हो। तुमने मेरे पूजा के सामान को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। आंटी आंटी, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही। तुमने तो खिलौने रखे ही नहीं है, तो मैं क्या करता? आंटी मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। इतनी सुनसान जगह में परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम कैसे आ गए? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आंटी नहीं, मैं तो भटकता भटकता खेल खेल में यहाँ चला आया। मेरे मम्मी पापा मुझे खोज रहे होंगे, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो, फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा। बेटा, जब तूने मुझे आंटी कह दिया तो 2-4 दिन मेरे साथ रह ले, फिर अपने घर चले जाना।
फुलमतिया को बैठे बिठाए 21वां बच्चा मिल गया। फुलमतिया मन में सोच रही थी कि अब इसकी बलि देकर मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। अमावस की काली रात आ ही जाती है और उस काली रात को फुलमतिया के पास तांत्रिक और शैतान दोनों पहुंच जाते हैं। अमावस की रात में बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जाता है। बच्चा जो भी चीज़ खाने को कहता है सब उसे लाकर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को माला पहनाकर काला टीका लगाकर हाथ में फरसा लिए शैतान खड़ा हो जाता है। तीनों के भयानक चेहरे को देखकर मौत भी कांप उठे, लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। बच्चे की आकृति बदलने लगती है और बच्चा देखते ही देखते 5 मुंह वाला हो जाता है और शैतान के हाथ से फरसा छीन लेता है और उसी से तीनों को मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार उस अमावस की काली रात में डायन की सिद्धि हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है और बुरी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इंसानों की तरह प्रेत भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ प्रेत आत्मा अच्छी होती है जो लोगों का भला करती है और कुछ आत्माएं बुरी होती हैं जो तबाही मचाती हैं। आज वैसी ही 2 आत्माओं की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मोहन और रामू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही सैनिक बनकर देश सेवा करना चाहते थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते कूदते थे और एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। आते ही बच्चों को उसने अपना परिचय दिया। बच्चों, मेरा नाम अशोक है। मैं तुम लोगों का फिजिकल टीचर हूं और कल से मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे खेल सिखाऊंगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बताऊंगा। टीचर की बात सुनकर मोहन और रामू बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों ने मन में सोचा, व्यायाम और खेल दोनों ही सैनिक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक दिन स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। मोहन और रामू एक ही टीम में थे और वो दोनों बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे थे। इन दोनों की वजह से उनकी टीम ये प्रतियोगिता जीत जाती है। सभी टीमों को उनकी टीम पराजित कर देती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है। प्रधानाचार्य दोनों की बहुत ही तारीफ करते हैं। मोहन और रामू, तुम दोनों ये मत सोचना कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मैं आज अकेले में तुम दोनों को एक राज की बात बताता हूं। मैं कोई टीचर नहीं, मैं एक शैतान हूं और वो मेरा जादुई फुटबॉल था जिसके बल पर तुम लोगों ने प्रतियोगिता जीती। इन दोनों से बात करते करते अशोक का मुंह पीछे की ओर मुड़ जाता है और डरावना लगने लगता है। और हां, अगर मेरा ये राज तुमने किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। रामू और मोहन डर से कांपने लगते हैं। स्कूल से घर जाते समय टीचर के बारे में बात करते हुए जाते हैं। यार मोहन, मुझे उस टीचर की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्लास में बच्चों को हमेशा घूरता ही रहता है। इस तरह तो वो हम सबको डरा डरा के ही मार डालेगा। हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अरे यार, कर भी क्या सकते हैं? वो भूत टीचर कुछ भी करने पर हम दोनों को मार डालेगा। वे दोनों आपस में बात करते हुए घर चले जाते हैं। रामू घर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। कभी खाने की मेज को पलट देता है तो कभी घर का आईना तोड़ देता है। रामू, आज क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। रामू का चेहरा टीचर के रूप में एकदम से बदल जाता है। शालिनी मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके स्कूल का बॉयफ्रेंड अशोक हूं। अशोक का नाम सुनते ही शालिनी डर जाती है और बीते दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है। रेस्टोरेंट में अशोक और शालिनी खाना खा रहे होते हैं। शालिनी का पति उन दोनों को देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और घर चला जाता है। कुछ देर के बाद शालिनी भी घर आती है। कहाँ गई थी तुम? घर के जरूरी सामान और सब्जियां लेने बाजार गई थी। तब तो सब्जियां काटने के लिए चाकू भी लाई होगी। हाँ, बिल्कुल लाई हूँ। लेकिन तुम चाकू की बात क्यों कर रहे हो? मैं भी ऑफिस आते वक्त सेब लेकर आया हूँ। चलो सेब को चाकू से काट कर टेबल पर रख दो, फिर हम दोनों बैठकर खाते हैं। अरे यार, ऐसा क्यों नहीं करती? अशोक को भी बुला लेती। कौन अशोक? वही जिसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर तुम खाना खा रही थी। तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ।
तुम्हें मेरे और अशोक में से किसी एक को चुनना होगा। ओके, देखो मैं ये खेल ही खत्म कर देती हूँ। शालिनी अशोक को फोन करती है और एक सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में बुलाती है। अशोक शालिनी से मिलने के लिए आता है और जैसे ही गाड़ी से उतरता है, शालिनी उसे बेरहमी से मार देती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर चली जाती है। किसी को भी इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तुम पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रही थी ना? मैं आत्मा हूं, कौन कब क्या और कैसे सोचता है सब जान जाता हूं। आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह अशोक शालिनी को मारकर उसकी आत्मा को अपने प्रेतों की दुनिया में लेकर चला जाता है। इस तरह दोनों प्रेतों की दुनिया में जाकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों हमेशा टकराते रहते हैं। शालिनी प्रेमी जोड़ों को मारती है और अशोक उन जोड़ों को बचाता है। इन दोनों के टकराव को देखकर प्रेतों का राजा दोनों को बुलाता है, आपस में मिलकर रहने की बात करता है। शालिनी स्कूल में जाकर कई बच्चों को गायब कर देती है। बच्चों के माता पिता को परेशान देखकर अशोक दुखी होता है। शालिनी की कैद से बच्चों को छुड़ाकर आजाद कर देता है। इस तरह शालिनी और अशोक की अच्छी और बुरी आत्माएं आपस में हमेशा टकराती रहती हैं। कहानी डरावना जंगल। वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मियों की छुट्टी मिली तो पवन ने जिद पकड़ लिया कि वो नानी के घर जाएगा। लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा ने हिमाचल के पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाया था। पवन घर में सबसे छोटा था। उसकी एक बहन और एक भाई था। पवन के भाई बहन पवन की तरह कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते और न ही मम्मी पापा को परेशान करते। लेकिन दूसरी तरफ पवन घर में सबसे छोटा होने और सबका दुलारा होने की वजह से किसी भी चीज की जिद पकड़कर बैठ जाता था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे हर बार उसकी बात मानी जाती है वैसे ही इस बार भी मानी जाएगी। मम्मी पापा के बार बार मना करने के बाद भी पवन नहीं मानता। बेटा पवन, नानी के घर अगले साल चले जाना। नानी का घर तो गांव में है और हम तो पहाड़ों के शहर शिमला जा रहे हैं ना। और देखो, हमने तो 3 महीने पहले ही होटल का टिकट बुक करा लिया था। देखो, अब वो कैंसिल भी नहीं हो सकता। हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। जिद छोड़ दो बेटा, गांव में जाकर क्या करोगे? अगली बार चले जाना। पवन के पापा पवन को बहुत समझाते हैं, कई तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पापा, आप लोगों को जाना है तो जाइए, मैं तो नानी के घर जाऊंगा तो जाऊंगा। इतना कहकर पवन रोने लगता है। पवन को रोता देख उसके बड़े भाई सुरेश को अपने भाई पर दया आ जाती है। मम्मी पापा, जब पवन नहीं जाना चाहता तो आप लोग क्यों उसके साथ जिद कर रहे हैं? देखिए, मैं उसको नानी के घर पहुंचा कर आता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सुरेश पवन को लेकर नानी के घर पहुंचता है। सुरेश और पवन को आया देख उसके नानी नाना ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको कोई खजाना मिल गया हो। सुरेश अपने नाना से सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं सुरेश, अब तुम जाओ और हिमाचल की सैर करो। अगर पवन को गांव ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, वो गांव की सैर करेगा। जो आनंद गांव में है ना बेटा, वो शहर में नहीं है। आप सही कह रहे हैं नाना जी। इतना कहने के बाद सुरेश चला जाता है। पवन के आने से उसके नानी नाना खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि पवन की नटखट शैतानियां और गांव के प्रति उसका प्रेम उनको बहुत अच्छा लगता है। पवन अपने नाना नानी के पास आने के बाद बहुत खुश हो गया है। कभी वो आंगन में बंधी गाय और उसके बछड़े से खेलता, तो कभी अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाता, कभी आंगन में लगे गेंदे के फूलों को सूंघता, तो कभी उछल उछल कर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता। इसी तरह चहलकदमी करते हुए पूरा दिन खत्म हो जाता और अगले दिन फिर यही धमाचौकड़ी चलती। एक दिन पवन के नाना नानी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। पवन गांव से कितना प्रेम करता है। सब बच्चे छुट्टियों में बड़ी जगहों पर जाने की जिद करते हैं, और हमारा पवन है जो गांव में आने की जिद करता है। हमारा पवन प्रकृति से प्रेम करता है इसलिए। और देखना, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इधर हर रोज की तरह आज भी पवन
गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है। सभी बच्चे खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल के पास एक मोर नाचता हुआ दिखाई देता है। सारे बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अरे दोस्तों, मोर के पीछे क्यों जा रहे हो? उसे नाचने दो ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन कोई बच्चा पवन की बात नहीं मानता। सभी बच्चे मोर का पीछा करने लगते हैं। मोर और तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। ये जंगल इतना बड़ा और इतना घना है कि जल्दी इसमें कोई जाता नहीं। लेकिन मोर को पकड़ने की लालच ने बच्चों को जंगल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। पवन अपने दोस्तों को बार बार मना करता है, लेकिन कोई दोस्त उसकी बात नहीं मानता और अब हार मानकर पवन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। मोर कुछ दूर अपने पैरों पर भागता है, लेकिन जब बच्चे उसके करीब पहुंच जाते हैं तो वो उड़कर एक बहुत ही बड़े पेड़ पर चला जाता है। मोर के उड़ जाने से बच्चे निराश हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने मना किया था ना कि मोर को मत पकड़ो, उसे नाचने दो, कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे भगा दिया। अब चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो मेरे नाना नानी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम सही कहते हो पवन, चलो चलते हैं। बच्चे जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही उनके कानों में हाथी के बच्चे के चीखने की आवाज आती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पवन सबको रोकता है। अरे दोस्तों रुको, हमें चलकर देखना चाहिए। लगता है कि हाथी का बच्चा किसी संकट में है। अरे नहीं पवन, कौन जाने वहां क्या होगा, चलो हम लोग चलते हैं घर। जब सभी बच्चे घर जाने लगते हैं तो पवन सोचता है कि अब तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा, क्यों ना एक कोशिश कर लूं। अरे दोस्तों, जब तुम लोग मोर पकड़ने के लिए जंगल में आ रहे थे तो मैंने मना किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने तुम लोगों की बात मानी और मैं जंगल में आ गया। अब उसी तरह तुम लोगों को मेरी बात भी माननी चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ अकेले जंगल में रहूंगा। पवन की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। सब सोचते हैं कि बिना पवन को लिए घर जाएंगे तो हम सबकी पिटाई होगी। इसलिए पवन की बात मानकर सभी हाथी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको 5 लोग दिखाई देते हैं, जो हाथी के बच्चे को जंजीरों में जकड़े हुए हैं और ट्रक में चढ़ा रहे हैं। पवन समझ जाता है कि ये चोर हैं जो हाथी के बच्चे को चुरा रहे हैं। पवन सभी बच्चों को लेकर जंगल से बाहर निकलता है और जंगल के बाहर बने फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस में जाकर सारी घटना बता देता है। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग की पुलिस आ जाती है और सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद वन विभाग के अधिकारी आते हैं और सभी बच्चों को सम्मानित करते हैं और पवन को खास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार मिलने के बाद पवन के नाना नानी आपस में बातें करते हैं। देखा पवन की नानी, मैंने कहा था ना कि अपना पवन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके लक्षण अभी से दिखने लगे।